वेलकम बैक क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। और ये जो बुक है हमारे पास ये CCS यूनिवर्सिटी में चल रही है। एफिलेटेड जितने भी कॉलेज सबके यहाँ चलने वाली है क्लास, है ना। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इस बुक में एक चैप्टर हमने कर लिया है MHR वाला, मशीन आवर रेट का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा चैप्टर जो चलेगा उसका नाम क्या है, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। तो चैप्टर का नाम लिखते हैं इधर, और उसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ आज। यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, इसका मतलब क्या है, इकाई और आउटपुट को बोलते हैं उत्पादन लागत या लागत विधि। आप ऐसे इसको पूरा बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो आपको चीज़ें सीखनी है वो दो ही आपको फॉर्मेट सीखने हैं। पहले फॉर्मेट को बोलते हैं आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और दूसरे फॉर्मेट को आप बोलते हैं कॉस्ट शीट, ठीक है। जब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो क्या है, टोटल अमाउंट। और जब आप कॉस्ट शीट पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहली वैल्यू टोटल अमाउंट और दूसरी वैल्यू अमाउंट पर यूनिट। MHR वाला जो चैप्टर पढ़ा था हमने, वहाँ हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आते थे एक बार, और एक बार एक्सपेंसेस को पर आवर में हम कैलकुलेट करते थे। वैसे सेम यहाँ रहेगा। इसमें क्या है, जब आप किसी भी उत्पादन को बनाओगे तो उसकी कुछ ना कुछ यूनिट आप बनाते हैं। मानो आप फर्नीचर बना रहे हैं तो फर्नीचर आप कंबाइंड बनाए चाहे अकेला बनाए, कितने ही बनाए, कोई ना कोई तो यूनिट होगी। आपने 10 चेयर बनाई होंगी, 10 टेबल बनाई होंगी, ऐसे काउंटिंग तो होती है ना। अगर काउंटिंग के बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या रहेगी, कॉस्ट शीट रहेगी, जिसमें कि टोटल अमाउंट भी रहेगा, पूरा खर्चा कितना हुआ, और एक कुर्सी पे एक मेज पे कितना खर्चा हो रहा है, ये अमाउंट पर यूनिट आएगी। लेकिन जब पर का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, पर यूनिट का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, तब क्या रहेगा, वो टोटल अमाउंट रहेगी, और क्या रहेगा, वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। यहाँ सिर्फ हमको इतना पता चलता है इस चैप्टर में कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए टोटल कितना खर्चा हो गया है। ये बात क्लियर है एकदम। किसी भी प्रोडक्ट को जहाँ मानो आपने ये मार्कर बनाया, आपने इस मार्कर को बनाने से लेकर और बेचने तक टोटल कितने रुपए का खर्चा हुआ है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब चाहे तो बहुत सारे मार्कर का एक साथ निकाल सकते हैं, चाहे एक मार्कर का एक बार में निकाल सकते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स में क्या है कि पहले कच्चा माल इकट्ठा किया जाता है। मानो चीनी बना के बेचनी है आपको, तो पहले आपको गन्ना इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर गन्ने को प्रोसेस में लेके जाना पड़ेगा, है ना, उसको कोलू में लेके जाना पड़ेगा, उसका रस निकालना पड़ेगा, तब वो कढ़ाइयों में जाएगा, है ना, फिर उसके बाद चीनी कहीं बन पाएगी जाके। तो किसी भी प्रोडक्ट को जनरेट करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो उसी प्रोसेस को बिल्कुल सीक्वेंस में जब आप लिखोगे तो सीक्वेंस में लिखना ही क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है, या सीक्वेंस में लिखना क्या है, कॉस्ट शीट है। फर्क सिर्फ एक बात का है कि इसमें अमाउंट पर यूनिट है और इसमें अमाउंट पर यूनिट है नहीं। ये बात समझ गए सीक्वेंस का। अब यहाँ सीक्वेंस की बात आ रही है तो सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, मटेरियल। मैंने बात की थी अभी रॉ मटेरियल की, गन्ना बनाने की, मतलब चीनी बनाने की गन्ने से। तो मटेरियल कितने टाइप का है यहाँ पे वो समझो आप जरा एक बार। यहाँ अगर हम मटेरियल की बात करें, इधर समझ लेते हैं, उधर स्पेस नहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ पे मटेरियल की बात करूँ तो ये जो मटेरियल है वो मटेरियल यहाँ पे तीन तरीके का होता है बेटा। एक तो होता है मटेरियल का रॉ, एक तो होता है रॉ मटेरियल जिसको क्या बोलते हैं, कच्चा माल। दूसरा होता है WIP, इसकी शॉर्ट फॉर्म है बेटा, जिसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध निर्मित माल। और तीसरा होता है बेटा क्या हमारे पास, तैयार माल। हिंदी में तैयार माल बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा फिनिश्ड गुड्स। तीन टाइप के गुड्स आपके पास रहेंगे। एक होता है कच्चा माल, एक होता है ऐसा माल जो अभी कच्चा भी नहीं है और बनके तैयार भी नहीं है, मशीन में है, प्रोसेस में चल रहा है। अब कोई भी प्रोसेस 10 मिनट में 20 मिनट में कंप्लीट नहीं होता। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोसेस 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 6 दिन 2 महीने 6 महीने तक प्रोसेस चल सकता है। मानो आपको ब्रिज बनाने का काम करना है, 1 घंटे में ब्रिज नहीं बना पाएंगे,
है ना। ब्रिज बनेगा, ब्रिज को बनाने के लिए आप जो सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर जो आपने लगाई है, जो कंस्ट्रक्शन का सामान आपने लगाया है, उसको सूखने में, पक्का होने में आधा हफ्ता, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने, 2 महीने तक लग जाएंगे। तो वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ना तो अभी कच्चा माल बचा है और ना ही वो अभी बनके तैयार हुआ है, तो वर्क इन प्रोग्रेस में आ गया। ऐसा कोई भी माल जो बनके तैयार नहीं हुआ है वो कहाँ आएगा, अर्धनिर्मित माल में आएगा। ऐसा कोई भी माल जो प्रोसेस में आया ही नहीं है, सिर्फ कच्चा माल पड़ा है, उससे बनेंगी चीज़ें, वो कच्चा माल है। और ऐसा कोई भी माल जो बन के तैयार होगा, मार्केट में सेल होने के लिए बिल्कुल रेडी है, मार्केट में सेल कर दिया जाएगा, वो क्या है, तैयार माल या फिनिश गुड्स कहलाएगा। ये तीनों बात क्लियर है। अब ऐसे ही इसका भी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होता है। कच्चे माल का भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक रहेगा बेटा। वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, और फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। ये बात समझ गए आप? ठीक है। अब इनकी सेट बिल्कुल अलग अलग है, चाहे तो माल को एक साथ रख सकते हैं, टोटल माल का ओपनिंग स्टॉक एक साथ और टोटल माल का क्लोजिंग स्टॉक एक साथ, लेकिन सबको अलग अलग रखा है, तो कोई तो मतलब होगा इन बातों को सबको अलग अलग रखने का। तो ये जो रॉ मटेरियल है ये कहीं और आता है, वर्क इन प्रोग्रेस कहीं और आता है, तैयार माल कहीं और आता है। कहीं और आने से मतलब सिर्फ इस बात का है कि आप जो भी प्रोडक्ट डील कर रहे हैं, आप रॉ मटेरियल डील कर रहे हैं, आप वर्क इन प्रोग्रेस डील कर रहे हैं, आप फिनिश गुड डील कर रहे हैं, तो वो डीलिंग कहीं ना कहीं होती होगी। रॉ मटेरियल कहाँ रहता है, जहाँ फैक्ट्री स्टार्ट होती है, जहाँ से प्रोसेस बनेंगे, वहाँ क्या आता है, रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ रहेगा, मैं कहने लगूँ वर्क इन प्रोग्रेस ऑफिस में रखा है, गोडाउन में रखा है, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा कहाँ होगा, फैक्ट्री में, कारखाने में होगा हमेशा। मशीनों के अंदर माल पड़ा है, अर्धनिर्मित बाहर पड़ा है, ऐसा माल ये कहाँ रहेगा, फैक्ट्री में। और ये तैयार माल हमेशा कहाँ होगा, या तो इसके सैंपल्स ऑफिस में होंगे, या इसके जो पूरा जो माल है वो स्टोर में, गोडाउन में होगा। ठीक है, तो सबका जो सेपरेट सेपरेट प्लेसेस है, तो ये सेपरेट सेपरेट जगह पे ही लिखे जाएंगे। मानो अगर हम पहला वाला पार्ट पढ़ रहे हैं तो रॉ मटेरियल का चलेगा, अगर कारखाने को पढ़ रहे हैं तो WIP चलेगा, और कारखाने से आगे मतलब ऑफिस के बाद भी निकल गए हम तो क्या रहेगा, फिर फिनिश गुड्स रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर है तीनों स्टॉक्स की? ठीक। अब यहाँ बात करते हैं खर्चों की। तो खर्चे यहाँ पे 2 प्रकार के खर्चे हैं बस, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है वाली बात? समझो, इनको भी समझा देता हूँ मैं। अगर खर्चे की बात करें तो बेटा एक तो है यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिनको प्रोडक्टिव भी बोलते हैं, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, है ना, प्रत्यक्ष या उत्पादकीय खर्चे। और दूसरा होता है बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिनको बोलते हैं बेटा अप्रत्यक्ष, या इसमें लिख सकते हैं दूसरा अनप्रोडक्टिव। अनुत्पादकीय। क्लियर है वाली बात? 2 टाइप के खर्चे रहेंगे। इसके बाद में अच्छा थोड़ा सा ये समझ लो पहले, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट को बनाने पे खर्च किए जा रहे हैं। जैसे मानो कि ये मार्कर है और इस मार्कर को बनाने के लिए किसी को आप मजदूरी दे रहे हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, ये मजदूरी देना डायरेक्ट है। लेकिन इस मार्कर को मार्केट में बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप, मार्कर पे कोई खर्चा नहीं कर रहे हो आप। अगर मार्कर पे खर्चा कर रहे हो तो इसका मतलब इसकी क्वालिटी सुधारने में खर्चा कर रहे हो, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए खर्चा कर रहे हो, इसके बनाने के लिए खर्चा कर रहे हो, वो सारे के सारे डायरेक्ट हैं। लेकिन ये बन के तैयार हो गया है, लेकिन इसका प्लेस बना रहे हो मार्केट में, उसके लिए कोई खर्चा कर रहे हो, इस पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, बस मार्केट में इसकी पहचान बना रहे हो, वो क्या है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। समझ गए वाली बात को? ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ कॉस्ट आती हैं, जैसे पहला हमको मिलेगा मटेरियल कंज्यूम्ड, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको बोलते हैं प्रयुक्त माल की लागत। कितने रुपए का माल हमने प्रोडक्ट को बनाने में खर्च किया है। दूसरा आता है बेटा यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट, इसी को बोलते हैं वर्क कॉस्ट, इसको बोलते हैं कारखाना लागत। तीसरा आता है बेटा ऑफिस कॉस्ट, मतलब कार्यालय लागत।
तीनों का मतलब समझो। प्रयुक्त माल की लागत, इसका मतलब क्या, कितना माल आपने प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा कर दिया है। मानो आपके 10 लाख का माल पहले से गोडाउन में था, 2 लाख का भी और खरीदा, कितने का माल हो गया, 12 लाख का माल आपके पास है, और उसमें से आपने 4 लाख का बचा लिया, तो कितने का खर्च कर दिया, 8 लाख का। ये कैलकुलेशन होती है प्रयुक्त माल की लागत की। कारखाना लागत कैसे मिलती है हमको, जब हम कारखाने के खर्चे जोड़ देंगे तो कारखाना लागत बन जाएगी। ऑफिस कैसे मिलेगी, जब ऑफिस के खर्चे जोड़ देंगे तो ऑफिस की लागत मिल जाएगी। ठीक है, ऐसी एक बीच में एक और लागत आती है, उसको बोलते हैं बेटा प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। और मूल लागत तब बनती है जब आप ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसमें जोड़ेंगे, तब वो मूल लागत बन जाएगी। समझ गया वाली बात, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में दो शब्द आते हैं, उन शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक शब्द तो आता है बेटा उपरिव्यय, और एक शब्द आता है परिव्यय। देखने में दोनों सेम सेम है, उपरिव्यय लिखा है और परिव्यय लिखा है, इतना अंतर है बस। अगर उपरिव्यय लिखा है तो इसका मतलब है ओवरहेड, मतलब एक्सपेंसेस की बात कर रहा है वो। लेकिन अगर परिव्यय लिखा है तो इसका मतलब क्या है, कॉस्ट। जैसे कि फैक्ट्री ऑफिस कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, है ना, प्राइम कॉस्ट, सीधी कॉस्ट की बात कर रहा है, बड़े टोटल की बात कर रहा है, इसका मतलब ये बात समझ पा रहे हैं आप? ये सारे जो वर्ड्स हैं यूज होंगे, अभी फॉर्मेट में बनाऊंगा उसमें। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जब सीखेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का फॉर्मेट बनाएंगे, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अपने आप प्रिपेयर हो जाए। पर्टिकुलर वाला जो कॉलम है सारे फॉर्मेट का सेम ही है एकदम, बस यहाँ पे क्या है, अमाउंट पर यूनिट का कॉलम बढ़ जाता है बस, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो चाहो तो स्टेटमेंट का बना लो, चाहो तो कॉस्ट शीट का बना लो, बस फर्क क्या है कि इसके में अमाउंट पर यूनिट का कॉलम होगा नहीं और इसके में अमाउंट पर यूनिट का कॉलम बनाना पड़ेगा। अब बात करने वाले हैं हम फॉर्मेट की। अब फॉर्मेट समझते हैं कैसे बनेगा इसका। तो मैं फॉर्मेट जो बना रहा हूँ ना, मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का बना रहा हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब जो आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का फॉर्मेट बनाएंगे, चाहो तो आप इसको कॉस्ट शीट का ही बना सकते हो, है ना, बस क्या है इसमें अमाउंट पर यूनिट आपको लिखना पड़ेगा। तो वो कॉलम मैंने बनाया नहीं है, इसीलिए उसको ऐसे ब्लैंक छोड़े दे रहे हैं हम। चलो स्टेटमेंट ही थी पहले ने। हाँ यही होनी चाहिए। अच्छा सेटलमेंट लिख दिया मैंने, चलो अब सही है। हाँ, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब समझो बात। अब स्टेटमेंट कॉस्ट में या फिर कॉस्ट शीट में दोनों की वैल्यू सेम ही रखी जाती हैं, बस यहाँ पे क्या है, एक कॉलम और बन जाएगा और ऊपर वो आउटपुट बता देगा भाई इतनी यूनिट हमने बनाई, तो हर एक अमाउंट में भाग लगा के दिखा देना है फिर तुम MHR के जैसे। समझो अब इधर कैसे करेंगे इसको। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें जो रहता है, पहले रहता है इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की वैल्यू आप इधर लिखेंगे, उसके बाद में इसमें प्लस करेंगे बेटा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो वैल्यू इधर परचेज कर देंगे, प्लस करेंगे इधर। और इसके बाद में अगर कोई भी फ्राइट ऑन परचेज दिया है या परचेज से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस दिया है, उसको ही प्लस करेंगे। मैंने एक बार और बताया था, मानो आपने 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी और मशीन खरीदने में आपको आने जाने का जो भाड़ा है वो 2,000 रुपये और हो गया, तो मशीन की कीमत 2 लाख नहीं है, 2,02,000 रुपये। तो जितना भी भाड़ा होता है वो गुड्स के अमाउंट में ऐड हो जाता है। समझ गए बात को? चलो अब इसके बाद में क्या है, यहाँ से लेस करेंगे अब हम क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने इसमें से एक आध चीज़ जो है स्किप कर दी है, वो इस वजह से क्योंकि अभी वो आएगी नहीं तो कंफ्यूज करेगी बस, तो जब वो आएगी तब मैं इसको सिखा दूंगा आपको। तो इसमें क्या है, ये बन जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड का हेडिंग। बताओ ये बात समझ में आ गई? मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, क्लियर समझ में? ठीक है। दूसरा जो हेड रहेगा बेटा इधर अब ऐड करेंगे यहाँ से हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस या प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में आपको क्लियर दिए होंगे दोनों को आप ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बी पॉइंट बनाएंगे, उसको बोलेंगे बेटा इधर हम प्राइम कॉस्ट। ये एक और हेड बन जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद में आते हैं हमारे पास क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स।
अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या रहेगा, जैसे फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की बिजली, फैक्ट्री की पावर, लाइट अलग से है ना, या फिर उसके बाद कैंटीन का खर्चा, ये सारे का डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है ना, ये सारे के सारे कहाँ आएंगे, फैक्ट्री में आएंगे। मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी वर्कर्स हैं या जितने भी मशीन प्लांट्स वहाँ लगे उनसे संबंधित जितने भी खर्चे हैं सारे के सारे फैक्ट्री में आने वाले हैं। और इसके अलावा और क्या आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस इधर ही आएंगे। ये कौन सा आएगा, एक तो इसमें आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, इसके बाद अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेज, और ये सारी वैल्यू जो है ना, हो सकता है कि अमाउंट में दी हो और ऐसा भी हो सकता है मे बी परसेंटेज। मतलब बोल देगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, इनडायरेक्ट जो एक्सपेंस है 20% है प्राइम कॉस्ट का, या 10% है मटेरियल कंज्यूम्ड का, या 2% है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का, ऐसे तो मे बी परसेंटेज। तो ये परसेंटेज में भी हो सकते हैं। अब ये 3 वैल्यू आप लिखेंगे 1, 2 और 3। ये बात समझ गए आप एकदम। और फैक्ट्री में ही आता है वर्क इन प्रोग्रेस, जो माल अभी आधा है वो भी यहीं आता है। तो ओपनिंग स्टॉक को तो प्लस करेंगे हम यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, गलत लिखा बेटा इधर, WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस, और मैंने बताया था शुरू में ही वर्क इन प्रोग्रेस वाला है ना, इसको आप यहाँ प्लस करेंगे, इस वाले को माइनस करेंगे। एडलेस करने के बाद में एक अमाउंट फिर इधर बनेगी, और उस अमाउंट का जो सी हेड है उसको बोलेंगे बेटा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। बात आ गया यहाँ तक समझ में, ठीक। इसके बाद में क्या है, यहाँ पे आप ऐड करेंगे फिर से। अब ऑफिस, फैक्ट्री के बाद क्या आता है, ऑफिस, तो यहाँ पे आएंगे ऑफिस ओवरहेड्स। अब ऑफिस ओवरहेड्स में क्या आता है, जैसे कि सैलरी, ठीक है, जो कार्यालय में कर्मचारी होते हैं, जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं, सबकी सैलरी इधर आएगी। और ये दोनों ही वैल्यू में भी परसेंटेज हो सकता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर यहाँ एक वैल्यू बनेगी हमारे पास डी पॉइंट, उसको बोलेंगे हम ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये वैल्यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनेगी। अभी ये फॉर्मेट और आगे जाएगा, तो जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा इधर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू हमारे पास रहेगी, तो उसके बाद में इसमें प्लस करना है आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और माइनस करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक हमेशा ही प्लस होगा और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ही माइनस होगा, तो एड लेस करने के बाद इधर एक अमाउंट बनेगा, इसको बोलेंगे यहाँ तक कितना, डी, ये बनेगा ई। ABCD लिख सकते हो, 1 2 3 भी लिख सकते हो, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसके बाद में यहाँ पे ऐड करना है, और ये फाइनल है, इसके बाद कोई एक्सपेंस नहीं होता, ये होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है वो फाइनली इधर आएंगे, और इसका एक फाइनली आंसर इधर लगेगा, उसको बोलेंगे एफ पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। और सबसे नीचे एक बड़ी अमाउंट रहेगी, वो क्या रहेगी, सेल्स। सेल्स में से ये वैल्यू लेस करेंगे, तो यहाँ पे एक आंसर बचेगा, उसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। समझ गए बात, ऐसे इसका फॉर्मेट रहने वाला है। अब मैं तुमको इसमें जो है ना हिंदी में लिख देता हूँ, जो कॉस्ट जो है इनको हिंदी में क्या क्या वैल्यू रहेंगी इनकी वो समझ लो एक बार। जैसे कॉस्ट ऑफ सेल को बोलते हैं विक्रय की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बोलते हैं बेचे गए माल की लागत। इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बोलते हैं, ऑफिस कॉस्ट को बोलते हैं लागत। इसके बाद में इधर बात करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट को बोलते हैं कारखाना लागत। इसके बाद प्राइम कॉस्ट को बोलते हैं मूल लागत। ये लागत नहीं एक्सपेंसेस को बोलते हैं प्रयुक्त सामग्री।
की लागत। ठीक है, ये वैल्यू समथिंग रहने वाली है। बात आ गई समझ में यहाँ तक सबको? कोई डाउट तो नहीं है? अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम और बना देता और यहाँ लिख देता आउटपुट हुआ 10,000 यूनिट का, तो इन सब अमाउंट में 10,000 का भाग लगाते रहो, आंसर आता रहेगा, वो बन जाएगी कॉस्ट शीट। यहाँ तक क्लियर एकदम बात? अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। और क्या क्वेश्चन है पढ़ो जरा भाई। नहीं, मेरे को किताब दे दो एक बार, मैं पढ़ लेता हूँ पहले, फिर मैं वीडियो में जो है स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा इसका। देखो पहला क्वेश्चन है और आपको पढ़ना है लॉन्ग क्वेश्चन से। लॉन्ग क्वेश्चन इधर रहेगा पेज नंबर 12.66 पे। पहला दे रखा है, अग्रलिखित विवरण से एक उत्पादन लागत विवरण पत्र वर्ष 2019 के लिए बनाइए तथा दिखाइए कि प्रत्येक व्यय की मद का कुल लागत के साथ क्या परसेंटेज है। आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है टोटल कॉस्ट के साथ में, कि प्रत्येक एक्सपेंसेस जो हुआ है वो कितने परसेंट है टोटल का। मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड कितना हुआ, ऑफिस ओवरहेड कितना हुआ, टोटल वाले का परसेंट का, टोटल कॉस्ट का। मानो टोटल 100 रुपये का खर्चा आया आपका टोटल मिला के, लेकिन फैक्ट्री में खर्च हुए 20 रुपये, तो 20 रुपये कितने परसेंट है। ऑफिस में खर्च हुए 30 रुपये, 30 रुपये कितने परसेंट है, ऐसे टोटल कितने का, 100 का। ये बात बोलिए। आगे, कारखाना उपरिव्यय मूल लागत का 20% तथा कार्यालय उपरिव्यय कारखाना उपरिव्यय का 80% है। मैंने बताया था परसेंटेज में भी हो सकता है, परसेंट में उसने दिए। नेक्स्ट पेज पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। पकड़ो, ये क्वेश्चन है। अब इसका फॉर्मेट हम बनाते हैं उसी तरीके से। पहले लिखना पड़ेगा हमको कैलकुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ, पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। और ये किस डेट को बना रहे हैं आपको लिखना पड़ेगा, एज ऑन। कब बना रहे हैं आप, 2019 में। और यही फॉर्मेट जो अभी हम बना के आए हैं वही फॉर्मेट हमको बनाना है इधर। अब ऐसा जरूरी नहीं, आपको एक बात समझनी है कि जो फॉर्मेट में चीजें लिखी गई हैं, फॉर्मेट तो कंप्लीट फॉर्मेट है, उसमें कुछ मिसिंग भी है। वैसे तो कंप्लीट फॉर्मेट है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट फॉर्मेट ही बनाना है। जो वैल्यू आपको दी है सिर्फ उन वैल्यू को लिखो, बाकी को स्किप करो, लिखना ही नहीं है। लिखना नहीं है तो उसकी मद भी नहीं लिखनी है, आइटम नहीं लिखना उसका। ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा, इधर रहेगा टोटल अमाउंट, इधर क्या रहेगा पर्टिकुलर। चलना आपको हमेशा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। हमारे फॉर्मेट में पहले क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, 40,000। इसके बाद में हमारे फॉर्मेट में क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कितना। इसके बाद हमको चेक करना है कोई फ्राइट ऑन परचेज दिया है या कोई कैरेज ऑन परचेज दिया है, कैरेज इनवार्ड दिया है, ऐसा कुछ दिया है। परचेज के संबंध में कोई भी एक्सपेंस नहीं दिया क्वेश्चन में कहीं भी, तो क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना है, ये 30,000 आप लेस करें, कितना बचेगा, 2,50,000। इसको पहला पॉइंट बना देंगे इधर, मटेरियल कंज्यूम। एग्जाम में एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जितने भी हेडिंग आएंगे, हेडिंग से मतलब क्या है, ABC जो आ रहे हैं, ये सारे हेडिंग और इनकी अमाउंट हमेशा ब्लैक पेन से ही लिखनी है तुमको, बाकी सारी अमाउंट ब्लू पेन से। यहाँ प्लस माइनस या एड लेस लिख रहे हो तो वो भी ब्लैक पेन से। क्लियर है वाली बात? ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से ऐड करेंगे क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं क्या, या प्रोडक्टिव दिया है, वेजेस, वेजेस दिया है। कितना वेजेस है, 1,50,000। ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 4 लाख। और ये बन जाएगा यहाँ से क्या, बी पॉइंट। और इसके क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। इसके बाद में यहाँ से ऐड क्या करेंगे हम, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड दिए नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज में पढ़ो जरा, पिछले वाले पेज पे क्या दिया था फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए, कारखाना उपरिव्यय मूल लागत का 20% है। कारखाना उपरिव्यय जो है, ये जो है फैक्ट्री ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ऐसे क्वेश्चन में बोला हुआ है। प्राइम कॉस्ट हमारे पास है कितनी, 4 लाख।
और 4 लाख का कितना आएगा 20%, तो कितने रुपए आ जाएंगे 80,000। ऐड करेंगे इसको कितना हो जाएगा 480। मैंने डायरेक्ट एज इसलिए कर दिया है कि फैक्ट्री ओवरहेड कोई और दिए नहीं है क्वेश्चन में, लाइट वेजेस ऐसा कुछ नहीं दिया है, और वर्क इन प्रोग्रेस ना ओपनिंग ना क्लोजिंग भी दिया है। तो ये हो गया क्या हमारा सी पॉइंट, और इसको क्या बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, या इसको ही बोलते हैं वर्क कॉस्ट। इसके बाद में ऐड क्या करेंगे यहाँ से ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स पे नहीं दिया, परसेंटेज वैल्यू दिया, क्या बोला है ऑफिस ओवरहेड के लिए कार्यालय उपरिव्यय जो है, जो ऑफिस ओवरहेड्स हैं वो एट द रेट ऑफ 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड का 80% निकाल दो, ऑफिस ओवरहेड्स बन जाएंगे। तो एट द रेट ऑफ 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ये कॉस्ट का भी बोल सकता है, लेकिन अब ओवरहेड का बोला तो ओवरहेड कितने 80,000, कॉस्ट का बोलता कॉस्ट कितनी होती 480। तो आपको निकालना कितने का बेटा 80,000 का कितना 80% कितना होता है 64,000 रुपीज़। ऐड कर दो जरा इनको 5,44,000। तो ये क्या बन गया हमारे पास डी पॉइंट, ये बनेगा हमारे पास ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद कोई और एक्सपेंसेस है नहीं, तो यही क्या है टोटल कॉस्ट। समझ गए यहां तक बात। अब वो कुछ कैलकुलेशन तुमसे पूछ रहा है, कैलकुलेशन में क्या पूछ रहा है परसेंटेज निकालने के लिए पूछा है उसने कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशन में क्या पूछ रहा है पढ़ो जरा एक बार, प्रत्येक व्यय की कुल लागत के साथ परसेंटेज निकालिए। तो टोटल एक्सपेंसेस के साथ में आपको एवरी एक्सपेंसेस की परसेंटेज निकालनी है। जब आप परसेंट फाउंड आउट करोगे तो कैसे निकालोगे एक्सपेंसेस की वैल्यू डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट और मल्टीप्लाई बाय 100। एक एक करके निकालते हैं। पहला किसका निकालेंगे मटेरियल का, कि मटेरियल पे कितना एक्सपेंस हुआ। तो मटेरियल कितना एक्सपेंस है बेटा इधर 250 का मटेरियल का खर्चा हुआ है। टोटल वैल्यू कितनी है 5,44,000 टोटल कॉस्ट ये वाली, और मल्टीप्लाई बाय 100। इसके बाद निकालेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, सिर्फ एक्सपेंसेस का निकालेंगे, कॉस्ट का मत निकाल देना, प्राइम कॉस्ट का निकाल दो भाई, ऐसे नहीं। कितना है ये 1.5 लाख रुपए। तो डायरेक्ट एक्सपेंस 1.5 लाख रुपए हैं, कितने के हैं 5,44 का निकालना है, कितने परसेंट होगा इधर लिखना है आपको। इसके बाद में निकालना है थर्ड पॉइंट क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स का। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने का है बेटा 80,000 का। तो 80,000 का निकालना है आपको 5,44,000 और मल्टीप्लाई बाय 100। इसके बाद में फोर्थ निकालना है आपको ऑफिस ओवरहेड का। ऑफिस ओवरहेड कितने का है बेटा 64,000 का, कितना निकालना है 5,44,000 का मल्टीप्लाई बाय 100। सारी परसेंटेज आ जाएंगी और परसेंट का यही आंसर बुक में तुमको दिया होगा। ये क्वेश्चन है, ये इसके सारे आंसर जो पूछे वो है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। कॉस्ट का नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है एक्सपेंस की निकालो बस, खर्चों की। मैंने बताया था मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब कॉस्ट नहीं है, ये खर्चा है। तो सभी खर्चों का निकालना है, कॉस्ट का नहीं निकालना है। खर्चे कितने कितने हुए ये निकालना है तुमको। बात समझ गए यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको करना है ट्राई, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ एक बार और, है ना।